नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी कि टॉप लाइन्स पर। तो आज इसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर न्यूज पंच में, जब ईडी ने कहा गुड मॉर्निंग। जी हां, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, जिनके घर पर आज सुबह सुबह ईडी ने रेड मारी और सीधे तौर पर जब वहां ईडी पहुंचती है तो गुड मॉर्निंग कहे। और इसके साथ ही उनके जो घर है, ऑफिस है और साथ ही कई और जगह पर ये रेड मारी गई। आखिर किस मामले में ये रेड मारी है ईडी ने, बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जुड़ी हुई, जिसने भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, क्योंकि एक कदम भारत की तरफ से ऐसा उठाया गया है जिसको लेकर इस वक्त भारत की तारीफ हो रही है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये तारीफ की है। आखिर भारत का वो कौन सा कदम है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, जिस पर इस वक्त कलेश मचा हुआ है। दरअसल ग्रोक और एप्पल वर्सेस इस वक्त नजर आ रहा है और इसमें ग्रुप की तरफ से शिकायत की गई है एप्पल और ओपन एआई को लेकर। आखिर क्या शिकायत है, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आखिर क्या कहना है ग्रुप का, बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी आज छापेमारी कर रही है। दरअसल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में ये छापेमारी चल रही है और हालांकि इस जांच के दायरे में सौरभ भारद्वाज अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ सत्येंद्र जैन भी इस पूरी जांच के दायरे में है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ रुपए का है। साल 2018 से 19 में तत्कालीन दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने के अंदर आईसीयू अस्पताल का निर्माण होना था, लेकिन 6 महीने तो छोड़िए, साल भर भी छोड़िए, 3 साल बाद भी ये अस्पताल का जो निर्माण है वो अभी भी अधूरा है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। करेंगे इस पूरी खबर को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की खुलती कलई। जी हां, आम आदमी पार्टी का ये अस्पताल घोटाला इस वक्त सामने आया, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आई है। और इसी के साथ शिकंजा कसते ही चिराग दिल्ली स्थित आवास पर ईडी आज सुबह सुबह पहुंची और छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही 12 अन्य ठिकानों पर भी ये छापेमारी एजेंसी की तरफ से की जा रही है। सीधे तौर पर अस्पताल निर्माण को लेकर जो पूरा घोटाला सामने आया था उससे जुड़ा हुआ है ये पूरी छापेमारी इस वक्त चल रही है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में जिस अस्पताल को बनने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए था, वो अस्पताल 3 साल बाद भी अधूरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन भी इस वक्त जांच के दायरे में आए हुए हैं। ईडी ने अपनी ECIR जो दर्ज की थी इस पूरे मामले को लेकर के, उसके बाद अब ये रेड की गई है और इसके साथ ही इसमें कहीं ना कहीं अभी और नामों के भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर अस्पताल निर्माण घोटाला क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि करीब 5,590 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है और साल 2018-19 में ये पूरा मामला सामने आया था। उस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी और इस मंजूरी के साथ ही 5,590 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूर किया गया था। 6 महीने के अंदर आईसीयू का ये अस्पताल बनना था, आईसीयू अस्पताल। लेकिन 6 महीने तो छोड़िए, साल भर भी छोड़िए, 3 साल के बाद भी ये काम अभी भी अधूरा रहा, उसका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसके बाद ये घोटाला सामने आया। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें गंभीर अनियमितताओं के तमाम आरोप इस वक्त लगे हुए हैं सौरभ भारद्वाज पे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सिर्फ 50% काम ही पूरा हो पाया है। 100% तो छोड़िए, 50% काम हुआ है। और LNJP अस्पताल की लागत जो लगनी थी वो भी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि 488 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,135 करोड़ रुपए इसकी लागत अभी तक हो चुकी है।
और इसके अलावा कई स्थानों पर बिना मंजूरी के ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए। ठेकेदारों की भूमिका अगर हम देखें, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है अस्पताल को बनाने की, उनकी जो भूमिका है वो भी काफी संदिग्ध पाई गई है इस जांच में। और ऐसे में 2016 से लंबित हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी HIMS को जानबूझकर टालने का भी आरोप है। जो पूरे सिस्टम को बना के रखती है उसको टालने के भी आरोप लग चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पूरी ईडी की तरफ से जो ये छापेमारी की गई है, इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रधान ने और पूर्व अंदर दिल्ली च मंत्री रहे ने, उन्होंने घर अज ईडी ने रेड की। ये 13 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो करोड़ों रुपए चों इन्होंने करप्शन के नाम से इकट्ठा किया, ना हॉस्पिटल बन सके, कदी करोड़ों रुपए की मशीनरी लैके डंप करती क्योंकि चलन लायक नहीं सी। दवाइयां खरीदण अंदर हजारों करोड़ का घोटाला किया और यही काम हुण पंजाब च भी करते पे ने। ਜਿਹੜੇ दिल्ली च लुटते पे ਸੀਗੇ ਉਹ दिल्ली ने जेलों चों जमानत लैके हुण पंजाब के अंदर उही काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, सतिंदर जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी सब उत्थे जाके बैठ गए। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। तो ऐसे में ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले सामने आ चुके हैं और साथ ही कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हैं जिन पर अभी भी मामले चल रहे हैं, सुनवाइयां हो रही हैं। आखिर नेताओं पर कौन कौन से बड़े मुकदमे हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में सार्वजनिक संपत्ति नियम के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जो इस वक्त अभी भी चल रहा है और इनका नाम मुख्य तौर पर इसमें शामिल हुआ था। इसके साथ ही दूसरा नाम आता है, आम आदमी पार्टी के ही नेता है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाला और साथ ही दिल्ली स्कूल को लेकर के जो पूरा घोटाला सामने आया था उसमें इनका नाम था। सतिंदर जैन की बात करें तो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर है। और अगला नाम आता है संजय सिंह का, जिन पर दिल्ली में शराब नीति और ईडी और सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था ईडी और सीबीआई की तरफ से। अगला नाम आता है अमनतुल्ला खान का, दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए पद का दुरुपयोग उन्होंने किया, जो नियम है उनका उल्लंघन किया, अवैध नियुक्तियां की। सोमनाथ भारती का नाम अगला आता है, जिसमें महिलाओं के घरों में घुसने और यौन उत्पीड़न जैसे अन्य आरोप सोमनाथ भारती पर लगे हैं। तो ऐसे में ये तमाम वो नेता हैं जिन पर आम आदमी पार्टी के वो नेता जिन पर तमाम आरोप लग चुके हैं और अब इसमें एक नाम और जुड़ चुका है और ये नाम है सौरभ भारद्वाज का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका नीरज, फिलहाल सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही ईडी ने ये कार्रवाई की है सौरभ भारद्वाज के ऊपर और 13 जगह हैं जहां पर ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से गई हैं और वहां पर जो डिजिटल साक्ष्य हैं, इसके अलावा जो कागजात हैं वो जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई है। ईडी का ये कहना है कि इस छापेमारी में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ में लगे हैं, कई सारे डिजिटल एविडेंस हैं वो ईडी को हाथ लगे हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से करप्शन के इस खेल को खेला गया था और इसमें न केवल आम आदमी पार्टी के जो लोग, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, इसके साथ साथ कई सारे प्राइवेट पर्सन, ठेकेदार इस पूरे खेल में शामिल थे कि किस तरीके से 24 अस्पतालों के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो स्वीकृत की गई, किस तरीके से काम रोका गया, जो टेंडर प्रोसेस है उसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं, कई जगह काम बिना टेंडर के शुरू किया गया ठेकेदारों के द्वारा। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो टेंडर में जो तय समय था उस तय समय से ज़्यादा का जो समय है वो लिया गया। 6 महीने का समय था लेकिन 3 साल का जो समय है वो हो गया और उसके बावजूद भी जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ईडी ने इसमें मामला भी दर्ज किया था
और मामला दर्ज करने के बाद ही ईडी ने 13 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की। हम कह सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताएं हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई घोटाला हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई घपला हो रहा है, तो इसमें पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, इसके अलावा जो ठेकेदार हैं, वो निश्चित तौर पर शामिल होंगे। अब ईडी परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और देखेगी कि सौरभ भारद्वाज के अलावा और कौन कौन लोग इस पूरे करप्शन के खेल में शामिल हैं। इसके साथ ही नीरज, इस करप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सत्येंद्र जैन का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई और नेता हैं जिन पर घोटालों के तमाम आरोप लग चुके हैं। सीबीआई और ईडी के द्वारा केस अभी भी चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ ही ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी और करप्शन के खिलाफ ही इन्होंने आंदोलन किया था और करप्शन फ्री इंडिया की जो बात है वो आम आदमी पार्टी करती थी। लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता करप्शन के खेल में ही अपने आप को शामिल कर पाए। आप देखें अरविंद केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री, इसके साथ उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, उनका नाम शामिल आया था और किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में जो प्राइवेट प्लेयर हैं, साउथ लॉबी है, उससे पैसा लिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद साउथ लॉबी से बात करी थी। ईडी ने ये पूरी चैन पकड़ी थी कि 100 करोड़ की रकम है वो गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं तक वो रकम पहुंची थी। सत्येंद्र जैन का नाम आया था कि जो शेल कंपनियां हैं उनके मार्फत जो पैसा है वो उन तक पहुँचा था। उस पैसे से उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो खरीदी थी। दिल्ली के हेल्थ विभाग में कई सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध तरीके से की गई थी। उनकी बेटी की नियुक्ति का भी एक मामला सामने आया था। अमातुल्लाह खान ने किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अपने निजी प्रयोग के लिए, इसके अलावा उनमें भी कई तरह की नियुक्तियों को लेकर अनियमितताएं सामने आई थी। सोमनाथ भारती के ऊपर कई आरोप लगे थे, घरेलू हिंसा से लेकर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने मारपीट से लेकर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए। तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह को भी जेल में रहना पड़ा, लंबी पूछताछ उनसे हुई थी। उनका नाम भी शराब घोटाले में सामने आया था कि जो शराब कारोबारी हैं और मिडिल मैन हैं उनकी बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कराई थी। तो आप देखें कि एक के बाद एक करप्शन के खिलाफ जरूर इन्होंने पार्टी शुरू करी, लेकिन आज पूरी पार्टी करप्शन में खड़ी है और यही कारण है कि आप देखें कि एक के बाद एक इनके सामने नए नए जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के और जो दूसरे चेहरे हैं और जो दूसरे नाम हैं उनके भी नाम धीरे धीरे इन कड़ियों में जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर ईडी का ये कहना है कि हम इस केस की तह तक जाएंगे और जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का जो घोटाला हुआ है उसमें जो भी नाम सामने आए उनके नाम उजागर किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े और देखना होगा कि अब इसमें और कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम संलिप्त इसमें पाया जाता है। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। देश में सरकारी गोदाम इस वक्त में चावल से भरे पड़े हैं और यह हालात तब है जब सरकार ने खुले बाजार में चावल की बिक्री के लिए ओपन मार्केट सेल जैसी स्कीम भी शुरू की हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी फ्री राशन स्कीम में चावल बांटे जाने के बाद भी सरकार के एफसीआई गोदाम अनाज से पूरी तरह से भरे हुए हैं और इसे देखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अभियान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई करने पर हामी भर दी है। जी हां, और इस अभियान के तहत भारत सरकार अब उन देशों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई करेगी जहां पर भूख की समस्या गंभीर है और जहां खाद्यान्न का संकट बरकरार है। इन देशों में भारत सरकार अपने फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई भेजेगा और इस तरह दुनिया के कई देशों में भारत का चावल अब भूख मिटाने के लिए भेजा जाएगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं डीएफपीडी और डब्ल्यूएफपी के बीच करार। तो भारत और साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में जो ये करार हुआ है वो इस वक्त आपको बता रहे, जहां वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए ये हाथ मिलाया गया है, क्योंकि भारत के पास खाद्यान्न का पूरा भंडार है। इस समय जरूरतमंद देशों को फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई की जाएगी। जो जरूरतमंद देश है वहां पर इस चावल को भेजा जाएगा और भारत से दूसरे देशों को सीखना चाहिए, ये बात इस वक्त कही गई है डब्ल्यूएफपी की तरफ से। और मानवता की मदद के लिए भारत का ये संदेश भी है। सीधे तौर पर फोर्टिफाइड चावल की जो सप्लाई है वो इस वक्त भेजी जाएगी। इसके साथ ही वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए ये हाथ मिलाया गया है, ये करार किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डब्ल्यूएफपी की तरफ से तारीफ भी की गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत की तारीफ की है और भारत के जो कदम हैं
उनकी सराहना करते हुए भी वो नजर आए हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त खाद्यान्न का पूरा भंडार है और उस भंडार के कारण खासतौर पर जिन देशों में इस वक्त भुखमरी के हालात हैं या खाद्यान्न का संकट है, उन देशों के लिए ये करार इस वक्त किया गया है, जिसमें तारीफ करते हुए WFP की तरफ से सीधे तौर पर भारत की जो तमाम कोशिशें हैं उनकी सराहना की है। भुखमरी से निपटने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, भूख और कुपोषण से मिलकर लड़ेंगे भारत WFP। जी हाँ, मुश्किल वक्त में भारत की मदद ये खास है, ये बात WFP की तरफ से कही गई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से कही गई है। साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने फंड घटाया है और भारत का सहयोग ऐसे में बहुत जरूरी है। तो भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और उसी की एक और वानगी इस दौरान ये देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही आखिर WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आखिर क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि खास तौर पे पूरी दुनिया में जो गरीब है, जरूरतमंद है, उन तक भोजन पहुंचाने की मदद करती है, उन तक भोजन पहुंचाती है। आपदा और संघर्ष प्रभावित इलाकों में खाना पहुंचाने का काम WFP का है और साथ ही 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी WFP को मिल चुका है। और अब भारत के साथ जो ये करार हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो भारत का अनाज है, भारत का जो चावल है, वो अब उन देशों तक पहुंचेगा जहां पर खाद्यान्न की कमी है, भूखमरी है या खाने का संकट है। उन देशों में इस चावल को पहुंचाया जाएगा और वहां पर भूखमरी दूर की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करें। अनुज, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और उसी की एक मिसाल, एक वानगी आज देखने को मिली है। देखिए कृतिका, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, पुरानी परंपरा भारत की रही है। इसके कई उदाहरण जो हैं हम देख चुके हैं, कोरोना काल के अंदर भी हम देख चुके हैं। और इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए भारत ने जो है कई देशों की मदद की थी वैक्सीन लगाने के रूप में। और दूसरी जो यूक्रेन और रशिया का जो संकट हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके दौरान जब हमने देखा था कि गेहूं की खाद्यान्न की जो दिक्कतें हुई थी कई देशों में, हमने भारत ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई देशों को खाद्यान्न की सप्लाई की थी। और एक बार फिर ऐसे देश जो भूख के संकट से गुजर रहे हैं, जिन देशों के अंदर भूख मिटाने की चुनौतियां हैं, उसमें भारत आज सबसे आगे पायदान पर खड़ा हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से कल संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके जो डिप्टी जो डायरेक्टर हैं, वो कल भारत के में अंदर थे और यहाँ पर उन्होंने एक हस्ताक्षर भी भारत ने साइन किया है कि ऐसे देशों को फोर्टिफाइड चावल जो है उसकी सप्लाई होगी। लेकिन ये सब कुछ कृतिका, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे हो पा रहा है। ये संभव हो पा रहा है, भारत आज अगर हम कहें तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, जिसमें गेहूं और चावल ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत के आज खाद्यान्न के भंडार भरे पड़े हैं और ना सिर्फ देश की जरूरतों को भारत पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को आज जो है निर्यात कर रहा है खाद्यान्न के क्षेत्र में। हम जानते हैं कि जो मोटा अनाज वर्ष है, वो भी संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखी थी कि इसको मनाया जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हम जानते हैं कि जो कई देशों की जो एक मोटा अनाज को उगाने की परंपरा ही रही थी, वो लगातार धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान देखिए कि मोटे अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ा है और भारत के अंदर कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब भारत वसुधैव कुटुंब की नीति को आगे बढ़ाते हुए और खास तौर से खाद्यान्न के क्षेत्र में कई देशों की मदद पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। और भारत ने तो एक नारा और दिया है, वन अर्थ वन फैमिली। इस नारे को भी आगे लगातार भारत बढ़ा रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कृतिका, ना सिर्फ ये देश के लिए बल्कि वैश्विक भूखमरी को खत्म करने के लिए आज जो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, निश्चित तौर पर ये जो समय आज आया है, ये काफी मेहनत संघर्षों के बाद आया है। उसमें भारत सरकार की नीति और नीयत भी रही है और किसानों का संघर्ष भी रहा है कृतिका। बिल्कुल, किसानों का संघर्ष रहा ही है इसमें खासतौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो एक समय वो भी था जब भारत में भी भुखमरी जैसे हालात थे और उन हालातों से लड़ते हुए भारत अब आज उस स्थिति पे, उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के आम लोगों की भूख नहीं मिटा रहा, बल्कि पूरी दुनिया में जो बाकी अन्य देश हैं उनकी भी भूख मिटाने में काम करता हुआ भारत इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए कृतिका, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी नीति
बनानी पड़ती हैं। और सबसे जी। बड़ी बात है कि अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से जब से केंद्र की सत्ता में है, उन्होंने सबसे पहले फोकस किया था किसानों को, जी। उनकी आमदनी को बढ़ाने में, देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसको बढ़ाने में। और ये संभव हो पाया है किसानों को, कृषि को तकनीक से जोड़ने के बाद। आज हम जानते हैं कि देश के जो वैज्ञानिक हैं वो नई किस्म के बीजों की जो किस्में हैं उनको लगातार जारी कर रहे हैं। तकनीक का फायदा हो रहा है। रिसर्च के कार्यक्रम लगातार भारत के अंदर जी। दूसरे देशों के साथ मिलकर चल रहे हैं। और बिल्कुल। इसी का आज नतीजा है जो देश जो है पूरी दुनिया के सामने आज खाद्यान्न के क्षेत्र में मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अनुज यादव। और इसी के साथ चलिए अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख, जहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर। टेस्ला के सीईओ और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क पिछले काफी समय से एप्पल और ओपन एआई पर काफी गुस्सा है, भड़के हुए हैं और अब वो इस लड़ाई को कोर्ट तक ले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एलन मस्क के स्टार्टअप XAI ने एप्पल और ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें एलन मस्क ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि तेजी से बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एप्पल और ओपन एआई कंपटीशन को दबाने की साजिश रच रही है। अब इस मुकदमे में कहा गया है कि एप्पल और ओपन एआई ने स्मार्टफोन और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में एकाधिकार बनाए रखने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया, गलत तरीके अपनाए। एप्पल ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को अपने डिवाइसेस में शामिल करके उसे बढ़ाया दिया, जबकि XAI के ग्रोक जैसे अन्य एआई चैटबॉट्स को एप्पल के ऐप स्टोर में कम रैंकिंग दी गई। करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जारी इस जंग पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कोर्ट पहुंचे एलन मस्क। तो एप्पल और ओपन एआई पर एलन मस्क की तरफ से ये केस किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि उनके खिलाफ ये केस किया गया। हालांकि ये लड़ाई जो है वो अभी की नहीं है, काफी लंबे समय से ये चीज चली आ रही है। टेक्सास कोर्ट में ये पूरा मुकदमा जो है वो इस वक्त दायर किया गया है ग्रुप की तरफ से, और ये आरोप लगाया गया ओपन एआई और एप्पल पर ग्रुप को दबाने का आरोप लगाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा खत्म करने का भी आरोप इस वक्त एलन मस्क की तरफ से एप्पल और ओपन एआई पर लगाया गया है, और कहा है कि एप्पल और ओपन एआई साजिश रच रहे हैं एकाधिकार जमाने के लिए और दूसरे लोगों को दबाने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐप स्टोर में गलत तरीके से चैट जीपीटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बात भी एलन मस्क ने कही। और इसी के साथ ही एलन मस्क ने कहा कि एप्पल ने ऐप स्टोर में कम रैंकिंग दी है ग्रुप को, ये बात कही गई। ग्रुप को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और सीधे तौर पर गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्क ने पहले भी हालांकि एप्पल पर इस तरीके गंभीर आरोप लगाए थे, और अब एक बार फिर से अगर हम देखें तो ये जंग जो है वो इस वक्त कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन जब एलन मस्क ने ये तमाम आरोप लगाए, उसके बाद में अब जवाबी तौर पर ओपन एआई ने भी पलटवार किया है। जवाबी तौर पर ओपन एआई ने सीधे तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सैम ऑल्टमैन ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है और एलन मस्क पर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया है। ओपन एआई को परेशान कर रहे हैं एलन मस्क, ये बात इस वक्त कही गई है। साथ ही सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि मस्क की ये पुरानी आदत है। एप्पल ने, हालांकि ये बात ओपन एआई की तरफ से कही गई, लेकिन इसी के साथ क्योंकि एप्पल पर भी आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल अभी तक एप्पल कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर देखें तो इस तरीके का जब मार्केट बनता है तो इसमें कई सारे गंभीर आरोप भी लगते हैं, और वही उसी तरीके के आरोप एक बार फिर से एलन मस्क की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि ओपन एआई और एप्पल पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, और अब ये लड़ाई जो है वो कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। अखिलेश, देखिए, एलन मस्क को ये भरोसा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, तो उनका जो बिजनेस होगा वो आसमान छुएगा और उनके सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते सुनने से भी कम कहे निगेटिव में चले गए हैं। तो अब एलन मस्क को मुकदमे के अलावा, कोर्ट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट से, अमेरिका के सरकार से, उनके एग्जीक्यूटिव से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि चैट जीपीटी जो है एआई के बाजार में तकरीबन उसका हिस्सा 80% है, और एप्पल के स्टोर में जो है वो तकरीबन वो चैट जीपीटी को लाने का मतलब है कि चैट जीपीटी की जो स्वीकारता है वो और ज्यादा 60 से 65% तक पहले से भी बढ़ जाएगी। तो यह जो है एलन मस्क का जो नया आया है ग्रोक के लिए उनको लग रहा है कि ये खतरा है, क्योंकि ग्रोक को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से ग्रोक का ग्रोथ होना चाहिए था, उनको लग रहा है कि एप्पल ने सपोर्ट किया है चैट जीपीटी को, और इसके चलते जो है ग्रोक का विकास नहीं हो पा रहा है। तो एक सिंपल प्रतिस्पर्धी मार्केट में जो होता है कि सबके लिए बराबर अवसर दे, आपका एक इक्विपमेंट है एप्पल, और उस एप्पल में सारे एआई को समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। यह एलन मस्क का आरोप है। टेक्सास की उत्तरी अदालत में उन्होंने ये मुकदमा किया है और उन्होंने मुआवजे की बात कही है, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर कहें कि अरबों डॉलर के मुआवजे की बात कही है एप्पल पे। तो अब एप्पल के सामने ये चुनौती है कि या तो वो एलन मस्क के ग्रोक को भी उसी तरीके से डाउनलोड करने की सुविधा दे, नहीं तो उनको हो सकता है कि इस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है अमेरिकन व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण है और दोनों डोमेस्टिक प्रतिस्पर्धी है। एलन मस्क और सैम अल्टमैन बहुत पुराने एक तरीके से सहयोगी रहे। 2015 में दोनों ने एक साथ शुरू किया था चैट जीपीटी। 2018 में एलन मस्क वापस बाहर आ गए। उन्होंने कहा एलन मस्क चैट जीपीटी जो है वो व्यावसायिक उपक्रम बन गया है। तो यह लड़ाई अभी चलेगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एलन मस्क से हाथ हटा दिया है, तो इसके चलते अमेरिकी कंपनियों को ये लग रहा है कि एलन मस्क के सितारे गर्दिश में है, तो उसका फायदा दूसरे को उठाना पड़े। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अखिलेश इसमें देखना होगा कि ओपन एआई की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ चुकी है, लेकिन एप्पल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज लॉन्च में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।